नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। पूरा देश अभी पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में उबल रहा था, लेकिन तभी कल सुपर कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने अचानक बम फोड़ दिया। कास्ट सेंसस कराएंगे। बस ये सुनते ही सारा गुस्सा, सारा शोर जैसे हवा में उड़ गया। लोग एकदम से कंफ्यूज हो गए, भाई ये क्या हो गया। मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा है वाह ये तो मास्टर स्ट्रोक है, तो कोई ये कह रहा है अरे ये क्या, हम तो कुछ और ही इंतजार कर रहे थे। सीधे सीधे कहे तो सरकार ने ऐसा दांव खेला कि सारा नैरेटिव ही पलट गया। अब लोग आतंकवाद से ज्यादा ये डिबेट करने में लग गए हैं कि आखिर जातिगत जनगणना कब होगी, कैसे होगी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि ये समाज के लिए बहुत जरूरी कदम है, तो कुछ का कहना है कि ये बस ध्यान भटकाने की चाल है। देखा जाए तो फैसला एक दो धारी तलवार है। एक तरफ मौका है देश को नई दिशा देने का, तो दूसरी तरफ रिस्क है कहीं समाज में तनाव और बंटवारा ना बढ़ जाए। अब देखते हैं ये नया ट्विस्ट देश को कहां लेके जाता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को समझ पाए। पूरा डिटेल्स इसका डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल ही इसका अनबायस्ड, न्यूट्रल, निष्पक्ष तरीके से इसका एनालिसिस भी करेंगे। तो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं जनगणना और इसका इतिहास का। देखिए, जातिगत जनगणना तो वैसे आम जनगणना का एक हिस्सा हो सकता है, बस इसमें एक और कॉलम जुड़ जाएगा जाति। और वैसे भी देखा जाए तो हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसमें सरकार गिनती करती है कि देश में कितने लोग हैं, कितने पुरुष महिलाएं हैं, इसके अलावा कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितनों को नौकरी है, बहुत सारा उसमें डिटेलिंग करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो 1881 में पहली बार हुई थी देश में जनगणना, और अंग्रेजों के समय जब तक चला 1881 से लेकर 1931 तक, तो हर जनगणना में देखा जाए तो जातिगत आंकड़ों को भी यहाँ पे जुटाया जाता था। इसके बाद से अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो 1931 में आखिरी बार ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ था जब पूरी तरीके से जाति आधारित डेटा को इकट्ठा किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया। बस एससी और एसटी समुदायों की गिनती होती रही, बाकी सब बंद। क्यों? क्योंकि उस समय या फिर उस वक्त के लीडर्स को, नेताओं को लगता था कि जाति की बात करने से देश की एकता में खटास आएगा। फिर यहाँ पे 2011 में एक बार फिर से कोशिश हुई सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के नाम से, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप्स हो रहा, क्योंकि डेटा को न तो ढंग से रिलीज किया गया, इसके अलावा न ही लोग उसकी सटीकता पर भरोसा कर पाए। सवाल ही सवाल खड़े हो गए। अब बस इतने सालों बाद केंद्र सरकार फिर से इस रास्ते पर चलने की बात कर रही है। ये तो मानना पड़ेगा, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि नीति में बड़ा यूटर्न है। अब आइए बात करते हैं इस फैसले के पीछे के कारणों की। सबसे पहले तो यहाँ पे राजनीतिक दबाव, विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी हो गया, आरजेडी है, जेडीयू है, कई सारे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं यहाँ पे, इंडिया हो गया, ठीक है, कांग्रेस, सब यहाँ पे देखा जाए तो लंबे समय से इसकी डिमांड कर रही थी। उनका कहना है कि भाई बिना गिनती के कैसे पता लगेगा कि ओबीसी भाइयों की असली हालत क्या है। वैसे देखा जाए तो बात पक्की भी है। फिर सामाजिक न्याय का मसला है यहाँ पे कि अगर जाति का सही डेटा हो तो सरकार को नीतियां बनाने में आसानी होती है। आरक्षण हो, सरकारी स्कीम हो या फिर कोई भी संसाधनों का बंटवारा हो, सब कुछ ज़्यादा फेयर और समावेशी तरीके से हो सकता है। अभी तो देखा जाए तो पुराने अनुमानों के सहारे काम चल रहा है, जो अब जमाने के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। एक और बात यहाँ पे, देश की जनसंख्या का गणित भी समय के साथ बदल गया है। हर जाति का अनुपात अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बिना अपडेटेड डेटा के नीतियां बनाना और अंधेरे में मतलब तीर चलाने जैसा है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे इस बार देखा जाए, ठीक है, कई बार यहाँ पे सरकार को टोका है कि भाई मतलब डेटा जो है यहाँ पे कास्ट का मतलब एकदम रिजिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ताकि आरक्षण और बाकी नीतियों को साइंटिफिक तरीके से बेस मिल सके। तो बस इन सारी बातों का देखा जाए तो मिला जुला प्रेशर है, सरकार को अब एक कदम उठाना ही पड़ा। अब देखते हैं कि ये फैसला कितना रंग लाता है। अब बात करते हैं इसके सकारात्मक प्रभावों की। नंबर 1 है यहाँ पे सामाजिक न्याय का सपना सच होगा। देखा जाए तो जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे सही सही पता चलेगा कि कौन सी जाति कितनी पिछड़ी है। अभी तो सरकार पुराने और फिर पुराने अनुमानों के भरोसे ही यहाँ पे नीतियाँ बनाती है, लेकिन अब पूरी तरीके से अपडेटेड डेटा मिलेगा।
लोग जो हाशिए पे है उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और सामाजिक न्याय का जो सपना बरसों से देख रहे हैं वो पूरी तरीके से हकीकत में भी बदला जाएगा। इसके अलावा है नीतियों को सटीक दिशा में दिशा मिलेगी। जातिगत जनगणना से सरकार को एकदम पक्का डेटा मिलेगा। देश में कितनी जातियां, कितनी आबादी और उनकी क्या हालत है, इससे नीतियां बनाने में आसानी होगी। चाहे वो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फिर जो भी यहाँ पे ठीक है गवर्नमेंट जॉब हो गया, मतलब जो भी यहाँ पे देखा जाए तो हर चीज़ को टारगेट करके इसको यहाँ पे लागू किया जा सकता है। ये तो जैसे सरकार के लिए बिल्कुल जीपीएस सिस्टम की तरह होगा जो सही तरीके से रास्ता दिखाएगा। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को उनका हक मिलेगा। कई सारी जातियाँ ऐसी है जो बहुत पिछड़ी है, लेकिन उनकी संख्या कम होने की वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती। छोटी छोटी जातियाँ जो अब तक नज़रअंदाज होती थी वो भी मुख्य धारा में आ सकेंगी। ये तो जैसे उनके लिए लॉटरी निकलने जैसा होगा। अब आइए बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियों पर जवाबदेही बढ़ेगी। जब जाति का डेटा साफ साफ सामने आने लगेगा तो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की बातें नहीं कर पाएंगी। जनता पूछेगी कि बताओ भाई हमारे लिए क्या किया। इससे पार्टियों को ठोस काम करना पड़ेगा, खासकर जो भी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये डेटा जनता के हाथ में बिल्कुल एक वेपन की तरह होगा जिससे वे अपने हक के लिए दबाव बना सकेंगी। इसके अलावा देखा जाए वैज्ञानिक आधार और आरक्षण और योजनाएं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी मैंने आप लोगों से बताया कि कई बार कह चुका है कि आरक्षण और नीतियों के लिए ठोस डेटा चाहिए। अगर कोई नई मांग उठेगी तो उस डेटा के आधार पे उसको ऑथेंटिक ठहराया जा सकता है। इससे कोर्ट में नीतियां और भी मजबूती से यहाँ पे टिकेंगी। ठीक है, कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा। समाज में पारदर्शिता आएंगी। अभी तो अनुमान लगाते हैं कि फला जाति कितनी है, फला की हालत क्या है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो ये पूरी तरीके से जो अटकलबाजी है, अनुमानबाजी यहाँ पे बंद हो जाएगी। हर कोई साफ साफ देख सकेगा कि देश का सामाजिक ढांचा कैसा है। इससे समाज में जन जागरूकता बढ़ेगी और लोग अपने हक के लिए सही दिशा में लड़ सकेंगे। सामाजिक बराबरी का रास्ता खुलेगा और हर तबके को उसका हक मिलेगा। ये तो जैसे देश को नया जोश देने वाला कदम हो सकता है। अब आइए बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की। सामाजिक तनाव का तूफान, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देख लिया, इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी आप लोग ठीक है देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 1 है यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई पौधे को देखें आप लोग। भारत में जाति का जो मसला है वैसे ही टच मी नॉट, छुई मुई पौधे जैसा है। अगर छू लो तो खिल जाए, ना छू लो तो यहाँ पे डर जाए। अर्थात देखा जाए तो अब जातिगत जो जनगणना हुई है ये तो पहचान और पक्की हो जाएगी। इसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इसकी सही गिनती भी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ खींचातानी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको ध्यान है 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब सिर्फ अगड़े सड़कों पर थे। इस बार दलित, आदिवासी और ईबीसी भी बिल्कुल मैदान में होंगे। लेकिन जो जातियां संख्या में कम है लेकिन पिछड़ी है, उनका क्या, उनके लिए न्याय कैसे होगा। और ऊपर से अगड़ों को भी डर है कि उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। बस फिर वही पुराना अगड़ा पिछड़ा वाला तनाव जैसा कि 1990 के दशक में देखा गया था। पर उस वक्त तो लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, अब सबको पता होगा। तो ये आग आसानी से अब बुझने वाली नहीं है। उसके बाद है वोट बैंक की सियासत और ध्रुवीकरण। जातिगत जनगणना से हर जाति की संख्या और हालात का डेटा मिलेगा और राजनीतिक पार्टियां इसे वोट की खेती के लिए भुनाएंगी। और ये सब देखा जाए तो समाज को जोड़ेगा नहीं बल्कि जातियों में और अधिक यहाँ पे बांटेगा। पार्टियां वोट के लिए बिल्कुल ही जहर उगलेगी और वो अगर किसी जाति को लगा कि उनकी गिनती कम दिखाई गई है तो बस शुरू हो जाएगा वही कहानी, सड़कों पर हंगामा, जैसे कि 2018 में किया गया था जाट मराठा जो जाट आरक्षण के दरमियान हुआ था। इसके अलावा गांव में तो जाति का चक्कर पहले से गहरा है। अब शहरी ग्रामीण का जो फर्क है और अधिक बढ़ जाएगा, एकता का सपना देखा जाएगा। ठीक है, वो तो गया ऐसा लग रहा है। इसके अलावा है जटिल गणित, गड़बड़ झाला तय। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होने वाली, यकीन मानिए, जातिगत जनगणना कराना आसान नहीं है। 2011 का ऑलरेडी आप लोगों ने परिणाम देख लिया है, बिल्कुल ही क्रिटिसाइज किया गया, बुरी तरीके से फेल हो गया। बिहार में भी नीतीश तेजस्वी का सर्वे भी ठीक है कांग्रेस को यहाँ पे गलत लगा। कई जातियां चिल्लाई कि इसमें झोल है। भारत में देखा जाए तो 4000 से अधिक जातियां, अनगिनत उपजातियां हैं। इनका हिसाब करना टेढ़ी खीर है। गलत डेटा आया तो नीतियां बिगड़ेंगी, लोग भड़केंगे।
इसके अलावा कोई खुद को स्वर्ण कहता है, कोई स्वर्ण होकर ओबीसी बनना चाहता है, जैसे कि मराठा आंदोलन में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कर्नाटक में भी 2015 का जो सर्वे आया तो लिंगायत वो का लिगा के दबाव में उसको दबा दिया गया था। ऐसे ही देखा जाए तो ये सारी जो आफत है पूरे देश में आएगी और इसका कोई हल अभी नजर नहीं आता। अब बात करते हैं, आरक्षण की आग फिर भड़केगी। जातिगत जनगणना से तो पता चल जाएगा कि कौन सी जातियां ज्यादा पिछड़ी है, बस फिर आरक्षण की नई मांग यहाँ पे सिर उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो 50% कैप वाले जो पहले से यहाँ पे निशाने पर है, जैसे कि कांग्रेस ने 2024 में ही चुनाव में इसे हटाने का वादा किया था, जाहिर है सरकार पर दबाव बनेगा कि संविधान बदले, कैप को हटाए और सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि ओबीसी या फिर प्राइवेट, मतलब ओबीसी जो तबके के लोग हैं वे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग करें, और ये कितने बार उठ चुकी है हरियाणा वगैरह में देखेंगे तो देखा जाए तो देश की जो इकोनॉमी है और मेरिट लिस्ट को झटका लगेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट चलता है, पर जाति घुसी तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा लोकसभा, विधानसभा, महिलाओं के आरक्षण, स्थानीय निकाय, हर जगह यहाँ पे ओबीसी कोटा मांगेगा ही मांगेगा और इसका सीधा सा नुकसान होगा तो सवर्णों को ही नुकसान होगा। अब आइए बात करते हैं, जाति आधारित बंटवारा देश पीछे जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि दुनिया में कहीं या फिर कोई ऐसा नहीं है कि नौकरियां या फिर संसाधन हो गया, टेंडर, जमीन, यहाँ तक कि क्रिकेट टीम या ओलंपिक में भी यहाँ पे जो खिलाड़ी है जाति से चुने जाते हो। लेकिन अगर जातिगत जनगणना के बाद 90% जगहों पर जाति हावी हुई तो सोचिए टैलेंट का क्या होगा। बजट, रेलवे, प्राइवेट सेक्टर की जमीन, हर चीज पर जाति का ठप्पा लगेगा। समस्या तो इसमें आएगी ही आएगी। मतलब ये बिल्कुल ही अजगर जितना बड़ा हो जाएगा, उसकी भूख उतनी बढ़ती जाएगी, देश दशकों तक पीछे चला जाएगा और प्रोग्रेस का सपना धुआं धुआं हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे जो अधिक क्यूरियोसिटी है आप लोगों को कि 50% आरक्षण की सीमा पार होगी कि नहीं होगी। देखा जाए तो भारत में 50% की आरक्षण की सीमा का सवाल तो ऐसा है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा T20 मैच में आखिरी ओवर में छक्का मारने की बात करें। इस लिमिट को, इस कैप को 1992 में इंदिरा साहनी केस से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लगाई हुई थी, लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 50% की दीवार टूटेगी या नहीं टूटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि बराबरी और मेरिट का बैलेंस बना रहे। लेकिन भाई ये भी आपको समझना है कि कई बार दीवारें पहले भी यहाँ पे टूट चुकी है, हिल चुकी है। अगर देखा जाए मिसाल के तौर पे तो तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और वो भी बरसों से चल रहा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने इसे संविधान की 9वीं सूची में डालकर समीक्षा से बचा लिया। क्योंकि 9वीं सूची में यहाँ पे जो भी डाला जाता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाता है, आमतौर पे नहीं किया जा सकता है, हो सकता है लेकिन नहीं किया जाता है। फिर 2019 में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% यहाँ पे कोटा जोड़ा, जिससे विकेंद्रीय यहाँ पे केंद्रीय आरक्षण 59.5% तक यहाँ पे पहुंच गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया और कहा कि 50% की सीमा पत्थर की लकीर नहीं है, लक्ष्मण रेखा नहीं है, खासकर ईडब्ल्यू जैसे नए आधार के लिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कंक्लूजन के रूप में बताना चाहता हूँ कि सीमा बढ़ने की गुंजाइश है, बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए ठोस वजह चाहिए। अगर कोई राज्य या केंद्र ये साबित कर दे कि आरक्षण जरूरी है, जैसे भारी सामाजिक पिछड़ापन या खास हालात, तो कोर्ट इसे मंजूरी दे सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, सियासी दांव और जनता का दबाव। चूंकि लोकतंत्र में रहते हैं, दोनों का रोल यहाँ पे अहम है। कई पार्टियां हैं यहाँ पे, जैसे कि कांग्रेस और जेडीयू यहाँ पे चिल्ला रही है कि 50% की सीमा को हटाओ। कांग्रेस ने तो 2024 के चुनाव में वादा भी किया था कि वो संविधान बदलकर इस कैप को खत्म कर देगी। बिहार में देखा जाए तो 65% कोटा लाने की कोशिश यहाँ पे हुई थी, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इसे यहाँ पे खारिज कर दिया। लेकिन आपको ये भी समझना है यहाँ पे कि ओबीसी, एससी, एसटी की बड़ी आबादी वाले राज्य कहते हैं कि 50% में उनका हक पूरा नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सवर्ण और खुले वर्ग वाले डरते हैं कि उनकी जगह और यहाँ पे कम हो जाएगी, तो ये भी एक समस्या है यहाँ पे।
प्रेशर तो बनता ही बनता है, लेकिन यहाँ पे मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट का जो रुख है, लचीलापन या शक्ति, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखा जाए यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट का ताजा रुख देखे तो थोड़ा लचीलापन तो जरूर दिखा रहा है। 2022 के जनहित अभियान केस में देखा जाए तो कोर्ट ने कहा था कि EWS कोटा का 50% की सीमा को नहीं तोड़ता, क्योंकि वहां पे जो लॉजिक दिया गया कि ये SC ST और OBC से बिल्कुल अलग है। कुछ जजों ने तो ये भी कहा था कि 50% का जो नियम है सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन आधारित आरक्षण के लिए है, आर्थिक आधार पर नहीं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी अगर कोई नया आधार जैसे कि आर्थिक या क्षेत्रीय अगर लाया जाए तो सीमा बढ़ सकती है। लेकिन कोर्ट भी सख्त है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 50% से ज़्यादा कोटा लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से पलट गया, क्योंकि उनके पास ठोस डेटा या असाधारण परिस्थितियों का सबूत नहीं था। तो सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को पक्का डेटा और पक्का डेटा के साथ साथ मजबूत यहाँ पे तर्क भी चाहिए। अब आइए बात करते हैं जातिगत जनगणना का कनेक्शन क्या है। देखिए, अब जातिगत जनगणना की बात करें तो इस पूरे खेल को ठीक है और रोमांचक बना रही है। अगर ये साफ हुई तो साफ साफ पता चलेगा कि कौन सी जाति कितनी है और उनकी हालात क्या है। इससे OBC और दूसरी जातियां ज्यादा आरक्षण की मांग जोर शोर से करेगी। बिहार में सर्वे के बाद 84% आबादी SC ST OBC निकली और उसी आधार पर 65% कोटा लाने की यहाँ पे कोशिश भी हुई। अगर पूरे देश में ऐसा डेटा आया तो 50% की सीमा पर और भी सवाल उठने लगेंगे। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकता है? तो भाई देखिए, आप लोग इतना तो समझ जाइए कि मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना का बिल्कुल बिगुल बजा दिया है, लेकिन अब असली खेल ये देखना है कि सरकार इसे जमीन पर कैसे उतारती है। ये कोई आसान काम नहीं है, सो यहाँ पे कुछ स्मार्ट कदम उठाने पड़ेंगे। आइए हम लोग यहाँ पे 3-4 स्टेप की बात करते हैं। पहले है यहाँ पे छोटा सा रिहर्सल, अर्थात पूरे देश में एकदम से ड्राइव मरने के बजाय सरकार पहले कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चला सकती है। जैसे कि 2-4 राज्यों में टेस्टिंग करके देखें कि ये काम कैसे होगा, कैसे यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, क्या समस्या आ रही है। इससे बड़ा रोल आउट करने से पहले सरकार ठीक है एक एक्सरसाइज के तौर पे इसको कर सकती है और गलतियों को यहाँ पे चांस को कम कर सकती है। दूसरा है सबकी राय सबका साथ। ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अकेले सरकार का दिमाग शायद इसमें ना चले। तो इसमें सरकार, जनता हो गया, राज्य सरकार हो गया, सामाजिक संगठन और जितने भी एक्सपर्ट है सबसे यहाँ पे सलाह मशवरा ले सके। सबको बुलाओ, सबकी सुनो और फिर यहाँ पे एक ठोस प्लान बनाओ, इसको एग्जीक्यूट करो। और इससे ना सिर्फ यहाँ पे बेहतर आइडिया मिलेगा बल्कि लोग भी यहाँ पे जुड़ा हुआ फील करेंगे। टेक्नोलॉजी का जादू तो यहाँ पे दिखाना ही दिखाना होगा। 1.4 बिलियन, सोचिए यहाँ पे मोर देन 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। अब जमाना डिजिटल है तो पुराने कागज पेन वाले तरीके से तो काम नहीं चलेगा। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्शन को और तेजी से और सटीक बना सकती है। अगर सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे स्मार्ट होगा तो गलतियों के चांसेस भी यहाँ पे कम रहेंगे और काम भी जल्दी भी निपटेगा। अब बस इंतजार है कि सरकार इन कदमों को कैसे उठाती है। अगर सही प्लानिंग और पारदर्शिता के साथ ये हुआ तो ये फैसला वाकई गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन जरा सी भी चूक हुई फिर टेंशन की गारंटी है। देखते हैं अब एक कहानी किधर जाती है। फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो केंद्र सरकार का जातिगत जो जनगणना है, ठीक है, जातिगत जनगणना का जो फैसला देखा जाए तो जैसे एक होता है ना कि क्रिकेट में कोई गूगली मैच डाल दे, एक ऐसा कदम है बिल्कुल उसी टाइप का है। यहाँ पे उसको चौका मारे छक्का मारे, है कि नहीं है, छक्का भी जाएगा, कैच आउट भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है अगर इसे सही ढंग से साफ नियत और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए तो सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलने का सपना सच हो सकता है। हर तबके को उसका हक मिलेगा और देश की नीतियां यहाँ पे ज्यादा समावेशी बन सकेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो सरकार को बड़े दिमाग से काम लेना होगा, शांत दिमाग से काम लेना होगा, हर पहलू को बारीकी से देखना होगा ताकि फायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम से कम। अगर ये सही से हुआ तो देश के लिए बिल्कुल ही एक होता है ना गेम चेंजर यहाँ पे साबित होगा। लेकिन जरा सी चूक हुई तो टेंशन की एकदम गारंटी है, एकदम भारत बिखरने के कगार पे आ जाएगा। इतना ये सेंसिटिव मामला है। अब देखते हैं कि गूगली विकेट लेती है या फिर छक्का मारती है तो समय बताएगा। फिलहाल आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
कोई भी फीडबैक है आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जय हिंद।